तो देखो सेक्शन 17 पढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ सेक्शन 16 का। 16 में हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा। सेक्शन 16 हमें यह बताता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, उसने अगर इनवर्स सप्लाई पे कोई भी टैक्स चुकाया तो उसकी वो क्रेडिट अवेल कर सकता है। मीन सेक्शन 16(1) अपन को बोलता था कि रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिल जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिल जाएगी अगर उसने जो भी सप्लाई रिसीव की है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की है। तो सेक्शन 16(2) में हमें कुछ कंडीशंस बताई थी। कुछ कंडीशन कौन सी बताई थी जो रजिस्टर्ड पर्सन को फुलफिल करनी होती है। जैसे उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड्स की और सर्विस की रिसीप्ट होनी चाहिए, जो भी टैक्स उसने चुकाया वो सप्लाई ने गवर्नमेंट को पेड कर दिया हो, और उसकी रिटर्न अपने 39 में फिलअप कर दी हो। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी गुड्स हमें लोड से या फिर इंस्टॉलमेंट में मिल रही हो तो आईटीसी कब मिलेगा, जिस दिन हमें वो लास्ट लास्ट लोड से या फिर इंस्टॉलमेंट मिलेगी उस दिन हम आईटीसी के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अपन ने सेक्शन 16(3) में पढ़ा था। 16(3) में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी आईटीसी हमें उस पोर्शन की नहीं मिलेगी अगर किसी भी कैपिटल गुड्स पे अगर डेप्रिसिएशन सॉरी वो टैक्स कंपोनेंट पे अपन ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपना 80,000 की गुड्स है और 20,000 का उस पे टैक्स लगा है, तो अगर हमने 1,00,000 रुपए पे अगर डेप्रिसिएशन जाएगा। उसके बाद अपन ने सेक्शन 16(4) में पढ़ा था कि आईटीसी कब ले सकते हैं। तो आईटीसी के लिए नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जिस ईयर में अपन ने सप्लाई की है उस ईयर के एंड होने के बाद सितंबर महीने की जो रिटर्न बनने की डेट होती है उस डेट तक, वो तो अपनी ड्यू डेट हो गई, और एक एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होती है वहां तक हम क्या ले सकते हैं, आईटीसी अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ने एक इसका एक्सेप्शन भी बताया था कि कुछ केस में एक केस में हमें आईटीसी को रिवर्सल भी करना पड़ता है। रिवर्सल का केस कौन सा बताया था कि अगर जो भी मैंने सप्लाई रिसीव की है वो अगर उधार में करी है, उधार में मैंने माल खरीदा है और उसका विद इन 180 डेज अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो वो आईटीसी मेरे को रिवर्स करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट 18%। ये देखो अपन ने सेक्शन 16 में पढ़ा था। अब आ रहा है अपना सेक्शन 17। 17 की आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। यहाँ पे देखो दो सेक्शन चलेंगे। दो सेक्शन कौन कौन सी चलेगी, एक तो सेक्शन होगी अपनी अपॉर्चमेंट की और एक सेक्शन होगी अपनी ब्लॉक्ड क्रेडिट की। अपॉर्चमेंट की तो सेक्शन पढ़ेंगे अपन 17(1) to 4, 1 से 4 तक के क्लास पढ़ेंगे अपॉर्चमेंट में, और ब्लॉक्ड क्रेडिट की अपन पढ़ेंगे सेक्शन 17(5) में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखो अपोर्शनमेंट का मीनिंग क्या बता रहा है। अपोर्शनमेंट का मीनिंग ये बता रहा है हमें कि ये जो सेक्शन 17 है ये हमें कुछ सप्लाई पे तो आईटीसी के लिए अलाउ कर रहा है और कुछ के लिए अपन को रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मीन्स जो सेक्शन 16 पर ओवरराइड कर रही है ये सेक्शन। ओवरराइड कैसे, सेक्शन 16 ने बोला कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको हम आईटीसी दे देंगे, लेकिन सेक्शन 17 क्या बोल रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए भी हम उसे आईटीसी नहीं देंगे। अब कौन कौन से केस में नहीं देंगे और कौन से केस में दे देंगे वो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना अपोर्शनमेंट वाला। अपोर्शनमेंट का मीन्स बंटवारा करना, बाइफरकेशन करना। बंटवारा करना, क्रेडिट का बंटवारा करना अपन को कैसे करना है वो देखो। गुड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एम एट प्रोवाइडिंग सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू आउट द सप्लाई चेन। However, below is a list of situations as mentioned in section 17 of GST Act where ITC will not be available। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ सिचुएशन बताई गई है जहाँ पे हमें सेक्शन 17 में आईटीसी अवेल नहीं होगा। कब नहीं होगा, कौन कौन सी सेक्शन में बताया वो देखो। सबसे पहला अपना सेक्शन आ रहा है 17(1). 17(1) में क्या आ रहा है कि अगर वेयर गुड्स वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का नाम आया है यहाँ पे
तो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम से अपन को क्या लगा, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे आईटीसी मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन 17 क्या बोल रही है कि हम सेक्शन 16 पर ओवरराइड करके एक रेस्ट्रिक्शन से लगा देंगे। अब रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाई है वो देखो, कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो पार्टली तो कौन सी सप्लाई, जो भी उसने सप्लाई रिसीव की है वो पार्टली फॉर पर्पज ऑफ एनी बिजनेस, पार्टली तो उसने बिजनेस पर्पज के लिए किया और पार्टली फॉर अदर पर्पज के लिए किए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ लेकिन मैंने 1 लाख की सप्लाई की है, 1 लाख रुपए की इनपुट खरीदा मैंने, 1 लाख रुपए का इनपुट खरीदा, उसमें से मैंने 50,000 का तो क्या कर लिया, बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, और 50,000 का मैं क्या कर रहा हूँ, 50,000 का मैं पर्सनल यूज में कर रहा हूँ या फिर अदर देन बिजनेस यूज कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 17(1) हमें ये बोल रहा है कि जो आपका 50,000 वाला पोर्शन, जो बिजनेस वाला पोर्शन है उसके आईटीसी हम आपको अलाउ कर देंगे, और जो आप बिजनेस पर्पज के अलावा यूज कर रहे हो उस इनपुट को, उसके हम आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने 1 लाख रुपए का इनपुट खरीदा, 1 लाख रुपए का इनपुट खरीदा, उस पे मैंने जैसे 18,000 का टैक्स पे किया, जीएसटी पे कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरा 1 लाख रुपए का इनपुट है, इसमें से मैं 50,000 का तो यूज कर रहा हूँ बिजनेस पर्पज के लिए, और 50,000 मैं कर रहा हूँ किसका, पर्सनल या फिर अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 17 बोल रहा है कि जो आप बिजनेस यूज में ले रहे हो जितना इनपुट, उसके हम आपको क्रेडिट दे देंगे और रिमेनिंग की आपकी क्रेडिट लेप्स हो जाएगी। तो जो मेरे को क्रेडिट मिलेगी वो 50,000 रुपए पे मिलेगी। 50,000 रुपए पे कितनी मिलेगी, जैसे टोटल इनपुट, टोटल टैक्स मैंने चुका है 18,000 का, उस पे मैंने पर्सनल यूज कितना किया और बिजनेस यूज में कितना किया, 50% है बिजनेस यूज कर लिया। तो बिजनेस यूज जितनी मेरी क्रेडिट, जितना भी मैंने टैक्स चुका है उसका 50% तो मेरे को बिजनेस पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज मानकर उसकी आईटीसी मिल जाएगी, कितनी, 9,000 की तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगी, और रिमेनिंग जो 9,000 रहेगा उसकी मेरे को आईटीसी इस 50,000 पे आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो एसी सप्लाई कर रहा है, पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस, पार्टली तो उसने बिजनेस पर्पज के लिए सप्लाई किया और पार्टली फॉर अदर पर्पज, तो इसी सिचुएशन में क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स, जितना मैंने इनपुट टैक्स चुकाया है उसमें उसमें कौन से पोर्शन की मुझे आईटीसी मिलेगी, ओनली उस पोर्शन की आईटीसी मिलेगी जो मैंने बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा है। तो यहाँ पे लास्ट में देखो क्या लिखा है, पर्पज ऑफ हिज बिजनेस, जितना मैंने बिजनेस पर्पज के लिए इनपुट खरीदा उस इनपुट पे मेरे को आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है। कोई डाउट है सेक्शन 71 में? नहीं सर, अभी तो नहीं। ओके। अब देखो सेक्शन 17(2) क्या आ रहा है, सेक्शन 17(2) भी सेम ही आ रहा है, इसमें भी दो कंडीशन बताएगा जिसमें से हमें एक कंडीशन में ये आईटीसी मिलेगी, एक में नहीं मिलेगी। अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने इनपुट खरीदा 1 लाख रुपए का, लेकिन जो 1 लाख रुपए का इनपुट खरीद के मैंने उससे अगर कोई गुड्स बनाई, उससे मैंने फिनिश गुड्स बनाई, तो अगर फिनिश गुड्स बनाने के बाद अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा हूँ और एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहा हूँ, मीन्स दोनों सप्लाई कर रहा हूँ, टैक्सेबल भी कर रहा हूँ और एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहा हूँ, तो इसी सिचुएशन में सेक्शन 17(2) बोल रहा है कि जितनी भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है उस पोर्शन के आपको आईटीसी मिल जाएगी, अगर एग्जम्प्ट सप्लाई की है तो आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। जैसे पढ़ो इसमें क्या बताया, वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन उनका यूज करे किसमें, पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, पार्टली तो मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, जीरो रेट सप्लाई भी इंक्लूड कर रहा है, सीजीएसटी एक्ट, अंडर दिस एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट में जो भी जीरो रेटेड सप्लाई बताई गई है वो जीरो रेट भी अपन टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड कर रहे हैं। या तो एक सिचुएशन अपने पास कौन सी हो सकती है, ये हो गई एक सिचुएशन, तो एक सिचुएशन तो कौन सी, टैक्सेबल सप्लाई की, और दूसरी सिचुएशन देखो इसके नीचे स्टार्ट हो रही है, दूसरी सिचुएशन कौन सी होगी,
पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जम्प्ट सप्लाई अंडर द सेड एक्ट। उसी एक्ट में अगर मैं एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहा हूँ, तो इसी सिचुएशन में सेक्शन 17(2) मेरे को बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द सेड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो सेक्शन 17(2) इतना बोल रहा है कि जितनी भी मैंने टैक्सेबल सप्लाई की है, उस टैक्सेबल सप्लाई के पोर्शन मेरे को मिलेगी, और जो एग्जाम सप्लाई के उसकी वो आईटी से मिलेगी। इसकी तो मिल जाएगी, इसकी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए का इनपुट 18% टैक्स किया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1 लाख रुपए का इनपुट खरीदा मैंने, इनपुट खरीद के अब मैं 2 सप्लाई कर रहा हूँ उसे। इनपुट खरीदने पे मैंने 18% टैक्स पे कर दिया जिसे भी मैंने खरीदा है। अब मैं खुद भी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए से जो भी मैंने गुड्स तैयार की है, उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए की तो मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाई, और 5 लाख रुपए की कर रहा हूँ मैं एग्जम्प्ट सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को जो आईटीसी मिलेगी वो टैक्सेबल पोर्शन की मिलेगी। टैक्सेबल पोर्शन की कैसे निकालेंगे? जैसे टोटल मेरी आईटीसी कितनी है, 18,000 है। 18,000 में से अब टैक्सेबल पोर्शन कितना है मेरा? टैक्सेबल पोर्शन है मेरा 5 लाख रुपए, मेरा टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू हो गई। और टोटल टर्नओवर मेरा कितना है? टोटल टर्नओवर टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड का वो है 10 लाख रुपए। तो अब इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? 9,000। तो अब ये बोल रहा है कि जो 9,000 पेज रहेगा उसकी तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगी, और रिमेनिंग जो 9,000 रहेगा उसकी मेरी आईटीसी नहीं मिलेगी मेरे को, ठीक है। मीन्स जो मैंने एग्जाम सप्लाई की है उस पे मैंने जितना भी टैक्स चुकाया उसकी तो मेरे को आईटीसी मिलेगी नहीं, और जितने भी मैंने टैक्सेबल सप्लाई की है उसकी मेरे को आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है और टैक्सेबल में क्या क्या बता रहा है वो देखो। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी, ये हो गया नोट जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई देखो कितने टाइप के बता रहा है। जीरो रेट सप्लाई होती है एक तो एक्सपोर्ट, एक होता है एससीजेड। एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट को जीरो रेट सप्लाई में इंक्लूड किया गया है। वैसे तो देखो एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इसको जीरो रेट सप्लाई में इंक्लूड किया गया। जीरो रेट सप्लाई मींस क्या हो गया? एक्चुअल में जो भी जिस भी गुड्स का मैंने या फिर जिस भी सर्विस का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, उस पे एक्चुअल में तो कोई रेट है। जैसे हो सकता है उस पे 10% हो या फिर 1% हो या फिर 18% हो, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन है कि उस सिचुएशन की वजह से उस पे टैक्स रेट अपन कितना लेंगे? जीरो कंसिडर करेंगे, तो वो अपना हो जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई। दूसरा होता है सप्लाई टू एससीजेड। जेड को देखो जीएसटी में वैसे ये एरिया तो होता है अपने इंडिया का, टैक्सेबल टेरिटरी का एरिया होता है एससीजेड, लेकिन इसको जीएसटी में आउटसाइड इंडिया माना जाता है। मीन्स इसको डिम्ड डिम्ड आउटसाइड एरिया माना जाता है, इसलिए इस पे भी जो भी टैक्स रेट लगेगा अपना वो जीरो रेट में कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है इसने कि जो भी मैंने अगर टैक्सेबल सप्लाई किया तो उसकी तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगी, और जितनी भी मैंने एग्जाम सप्लाई की है उसकी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। ओके सर। उसके बाद अब देखो थर्ड में क्या बता रहा है। थर्ड में बता रहा है द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी सच एज में बी प्रेस्क्राइब एंड शैल इंक्लूड। अभी अभी अपन ने जो सेक्शन 17(2) में एग्जम्प्ट सप्लाई के बारे में पढ़ा था उसका मीनिंग बता रहा है। एग्जम्प्ट सप्लाई कौन कौन सी होती है? तो एग्जम्प्ट सप्लाई में देखो नॉर्मली 3 सप्लाई कवर होती है। एक तो वो सेक्शन 11 के कोई सेक्शन 11 एग्जम्पशन का पढ़ा था, जिसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को एग्जम्प्ट कर सकती है। तीसरा अपना आ जाएगा एग्जम्प्ट, दूसरा आ जाएगा अपना एग्जम्प्ट सप्लाई, तीसरा आ जाएगा अपना नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इन तीनों को अपन क्या मानेंगे? एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। तो ये तीनों अपनी क्या हो जाएंगी? एग्जम्प्ट सप्लाई हो जाएंगी। इन तीनों के बारे में बता रहा है अपन को सेक्शन 17(3) में। देखो क्या बताया, द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई अंडर सब सेक्शन 2। जो अभी सेक्शन 17 में सब सेक्शन 2 पढ़ा था टैक्सेबल और एग्जम्प्ट वाला,
उसमें अपन को बता रहा है एग्जम्प्ट सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी सच एज में बी प्रेस्क्राइब एंड शैल इंक्लूड। तो उस एग्जम्प्ट सप्लाई में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसमें क्या क्या बता रहा है। एक तो जैसे नॉर्मली तो मैंने बताया कि एक तो 11 सेक्शन 11 में जो एग्जम्प्टेड है वो अपन एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे। एक जो एग्जम्प्टेड गुड्स सर्विस हो गई वो अपन एग्जम्प्ट सप्लाई में कवर करेंगे। तीसरा अभी भी मैंने बताया कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट देखो क्या क्या बता रही है, इसके अलग और क्या बता रही है, कौन सी सप्लाई बता रही है जिसको अपन एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे। मीन्स एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे और इनमें अपन को आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन कौन सी बता रहा है, सप्लाई ऑन विच द रिसिपिएंट इज लायबल पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस। अगर मैंने ऐसी कोई सप्लाई की है जिसपे आरसीएम के थ्रू मैंने अगर कोई सप्लाई की है जिसपे रिसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, तो उसे भी हम एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे। उस पे भी अपन को जितना भी मैंने टैक्स पे किया उसकी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। एक दूसरा बता रहा है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अगर मैंने कोई भी सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन किया है, वैसे तो आपको पता है कि सिक्योरिटी ना तो गुड्स और ना सर्विस होती है, तो फिर यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसलिए इंक्लूड किया है कि ताकि एग्जम्प्ट सप्लाई का पोर्शन ज्यादा हो सके और जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको आईटीसी कम से कम मिले। ठीक है। अगर एग्जाम सप्लाई का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा तो टैक्सेबल का कम होगा, टैक्सेबल का कम होगा तो रजिस्टर्ड पर्सन की आईटीसी में भी कमी होगी। तो यहाँ पे इसलिए इसने सिक्योरिटीज को इंक्लूड कर लिया। तो एक तो अपना हो गया आरसीएम वाला हो गया यहाँ पे, दूसरा हो गया अपना सिक्योरिटीज का हो गया। अब तीसरा कौन सा बताया, तीसरा बता रहा है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लास बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड सेल ऑफ बिल्डिंग। अब देखो अपन ने जो सेक्शन 7 में शेड्यूल 2 पढ़ा था, शेड्यूल 2 में एक पैराग्राफ पढ़ा था 5। पैराग्राफ 5 था अपना लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन उस लैंड एंड बिल्डिंग को बेचेंगे तो वो जीएसटी में कवर होगा। अगर कंप्लीट होने के बाद बेचेंगे तो उस लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये वही पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे कि सेल ऑफ लैंड, लैंड को बेचना, कौन सी लैंड को, जो पैराग्राफ 5 में बताइए शेड्यूल सेकंड में, उस लैंड को छोड़कर बेचना, तो उसको भी अपन एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे। तो अगर इन तीन को जैसे सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड, इन तीनों को भी ये किस में इंक्लूड कर रहा है, एग्जम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड कर रहा है। तो इन तीनों पे भी अगर मैंने कोई टैक्स चुकाया तो उसकी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। मीन्स ये अपन को सेक्शन में क्या बताया, एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में बताया कि एग्जम्प्ट सप्लाई में अपन किस किस को इंक्लूड करेंगे। तो क्या कौन कौन सा बता दिया मैंने, एक तो आरसीएम बता दिया कि अगर मैंने ऐसी कोई सप्लाई की है जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरा अगर कोई सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है। तीसरा मैंने बता दिया कि कोई भी सेल ऑफ लैंड है। तो इन तीनों को भी अपन क्या मान लेंगे, एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे। इन पे जितना भी टैक्स चुका है उसके आईटीसी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो चौथा पॉइंट आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या आ रहा है कि सेक्शन 17(4) में देखो क्या बता रहा है। सेक्शन 17(4) में बता रहा है कि ए बैंकिंग कंपनी, या तो कोई बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें किसको इंक्लूड कर रहा है, एनबीएफसी को भी इंक्लूड कर रहा है। या तो हो गया अपना बैंकिंग कंपनी हो गया, या फिर दूसरी हो गई अपनी एनबीएफसी हो गई। अगर इन दो कंपनी ने, अगर ये दो एसएससी हैं, इन्होंने कोई भी सप्लाई की है, ये वैसे रजिस्टर्ड पर्सन है, बैंकिंग कंपनी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड कर लिया और एनबीएफसी को भी इंक्लूड कर लिया। इंगेज इन सप्लाइंग ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब देखो बैंकिंग कंपनी का जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, या तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और जो नीडी पीपल है उनको लोन प्रोवाइड करवाना, ये तो बैंक का काम होता है। जैसे पब्लिक की एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है बैंक से, और जिनको जरूरत होती है उनको लोन प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो भी सर्विस देती है कौन, बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये किस प्रकार की सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, या तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है या फिर एक्सटेंडिंग ऑन
एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांस, या फिर ये क्या दे प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोन या फिर एडवांस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इनके पास ऐसी सिचुएशन में इस बैंकिंग कंपनी के पास एक दो ऑप्शन रहेंगे। दो ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे। एक ऑप्शन तो रहेगा अपना सेक्शन 17(2) वाला। सेक्शन 17(2) में क्या बताया था कि जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई की है उसका अपन आईटीसी ले लेंगे, ये बैंकिंग कंपनी जो है। दूसरा इसके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा इसके पास 50%, जितनी भी इसने सप्लाई की है उसका 50% आईटीसी ले ले। अब ये डिपेंड करेगा उस बैंकिंग कंपनी पे, ये कौन से ऑप्शन को चूज करने जा रही है, कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी नॉर्मली देखो टैक्सेबल सप्लाई भी करती है और एग्जम्प्टेड सप्लाई भी करती है। तो अगर वो देखो सेक्शन 17(2) को फॉलो करेगी तो उसको अलग अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अलग अलग रिकॉर्ड किसका, टैक्सेबल सप्लाई का तो अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और एग्जम्प्टेड सप्लाई का अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सेक्शन 17(2) को फॉलो करना चाहती है तो। अगर वो सेक्शन 17(2) को फॉलो नहीं करना चाहती है तो फिर उसके पास ऑप्शन रहेगा कि उसने जितनी भी सप्लाई की है उसका 50% उसको आईटीसी मिल जाएगी। जैसे उसने 5 लाख रुपए की सप्लाई की, उस पे टैक्स कितना पे किया, टैक्स पे किया जैसे 9,000 रुपए का उसने टैक्स पे किया, तो 9,000 के 50% उसको आईटीसी मिल जाएगी। एक तो ये ऑप्शन उसके पास रहेगा। दूसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अगर वो 50% वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहती बैंकिंग कंपनी, तो वो सेक्शन 17(2) को फॉलो कर सकती है। सेक्शन 17(2) में क्या बताया था कि जितनी भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है उस टैक्सेबल सप्लाई की आप आईटीसी ले लो। ठीक है, जैसे मैंने टैक्सेबल सप्लाई की जैसे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए मैंने एग्जम्प्ट सप्लाई की। तो अब सेक्शन 17(2) में क्या बताया कि जो भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की उसके आईटीसी ले लो एक तो। जैसे टैक्सेबल सप्लाई पे मैंने टैक्स चुकाया जैसे 10,000 रुपए का, या तो आप इस 10,000 रुपए की वो ले लो, क्या ले लो, आईटीसी ले लो। या फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा दे रही है, दूसरा ऑप्शन दे रही है कि जितनी भी इसने बैंकिंग कंपनी ने सप्लाई की है उस पे जितना भी टैक्स चुका है उसका 50% ले लो। जैसे इसने सप्लाई किया 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए पे इसने जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 का इसने टोटल टैक्स चुकाया। अगर 15,000 का टोटल टैक्स चुकाया तो इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि इस 15,000 का ये 50% आईटीसी ले ले। 15,000 का 50% लेगी तो कितना 7,500 आईटीसी मिलेगा इसको। तो अब ये बैंकिंग कंपनी के पास ऑप्शन रहेगा, या तो वो सेक्शन 17(2) के अकॉर्डिंग आईटीसी अवेल कर ले, या फिर जितनी भी उसने सप्लाई की है उसका 50% आईटीसी क्लेम कर ले। अब वो डिपेंड करेगा उस बैंकिंग कंपनी पे, वो कौन से स्कीम को या फिर कौन से ऑप्शन को लेना चाहती है। लेकिन अब इसके आगे देखो आगे क्या बताया है, आगे क्या बताया कि प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी विथड्रॉ ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी भी बैंकिंग कंपनी ने, जो अभी अपन ने दो ऑप्शन पढ़े हैं, कौन सा, एक तो 50% वाला, एक एक पढ़ा है अपन ने सेक्शन 17(2) वाला। अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लिया किसने, बैंकिंग कंपनी ने, तो वो जिस ईयर में उसने चूज किया उस पूरे ईयर उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल 20 को मैंने कौन सा चूज कर लिया, 50% वाला 50% वाला ऑप्शन चूज कर लिया, तो मेरे को पूरे ईयर ही 50% के अकॉर्डिंग ये आईटीसी अवेल करनी पड़ेगी। मीन्स अब ये नहीं बोल सकता मैं कि मेरे मेरे को एक महीने तो 50% के अकॉर्डिंग आईटीसी ले लूं और फिर नेक्स्ट मंथ मैं जो सेक्शन 17(2) है उसके अकॉर्डिंग आईटीसी ले लूं। ठीक है, मीन्स जिस साल में मैंने जो ऑप्शन चूज किया वो उसके रिमेनिंग जितना भी ईयर बचा उसमें वही ऑप्शन मेरे को रखना पड़ेगा। मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता ऑप्शन को। ठीक है, यस सर। हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा कौन सा ऑप्शन ले सकती है, दूसरा ऑप्शन ले सकती है वो बैंकिंग कंपनी सेक्शन 17(2) वाला। सेक्शन 17(2) में क्या था, या तो आप टैक्सेबल और एग्जम्प्ट का दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड रखो, दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड रखोगे तो उसमें से जो भी टैक्सेबल सप्लाई है उसके आईटीसी क्लेम कर लो और एग्जम्प्ट वाले की आपकी लेफ्ट हो जाएगी। तो सेक्शन 17(2) के अकॉर्डिंग आप आईटीसी ले सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है 50% वाला।
50% वाला किस पे, इनपुट पे या फिर कैपिटल गुड्स पे या फिर इनपुट सर्विस जो भी ली है उस मंथ में, उसकी अपन 50% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बता रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू दैट टैक्स पेड ऑन सप्लाई मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। अब इसमें क्या बता रहा है, सेम पेन की बात कर रहा है। सेम पेन में देखो जैसे इसका एग्जांपल लो, एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे एक कोई मिस्टर एक्स है और यहाँ पे जैसे कोई एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक राजस्थान की कोई ब्रांच है, और यहाँ पे एक है एसबीआई बैंक दिल्ली की, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है। अब देखो जो एसबीआई बैंक ये राजस्थान वाली है, इसने क्या किया कि इसने मिस्टर एक्स से कोई भी सर्विस ली या फिर कोई भी इनपुट खरीदा इसने कितना, जैसे 1 लाख रुपए का खरीदा, 1 लाख रुपए का खरीदा, उस पे इसने 10% टैक्स चुकाया 10,000 का। तो अब ये क्या बोल रहा है कि या तो इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हुई है, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, जैसे सेम पेन से जितनी भी ब्रांचेज रजिस्टर्ड होंगी वो अपना डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। तो अगर इसने जैसे सर्विस की सप्लाई की है किससे, जो ये दिल्ली वाली रजिस्टर्ड ब्रांच है इसको भी इसने सप्लाई की है, इसको सप्लाई करने पे इसने टैक्स चुकाया कितना, 5,000 रुपए का। तो अब इसको आईटीसी कितनी मिलेगी, यहाँ पे तो देखो वही अपना पोर्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, या तो 50% आईटीसी ले वो इसकी, या फिर जितनी टैक्सेबल सप्लाई की उसके ले वो। जैसे यहाँ पे 50% का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे तो मिल जाएगी 5,000 रुपए की आईटीसी। और अगर जैसे ये दिल्ली वाली ब्रांच है, राजस्थान वाली ब्रांच ने दिल्ली वाली ब्रांच को टैक्स का पेमेंट किया है, टैक्स का पेमेंट क्यों किया, वैसे तो इसने देखो सप्लाई पे कोई चार्ज नहीं लिया होगा, लेकिन सेक्शन 7 का जो शेड्यूल 1 होता है उसमें ये डेफिनेशन कवर होती है, तो इस मीन्स इस पे टैक्स देना भी जरूरी होता है। तो इस पे जितना भी इसने दिल्ली वाली ब्रांच को टैक्स का पेमेंट किया कितना, 5,000 रुपए का, तो इस पे जितना भी उसने टैक्स का पेमेंट किया उसको पूरी की पूरी आईटीसी मिल जाएगी। 5,000 रुपए की आईटीसी तो ये मिल जाएगी, और 5,000 रुपए की यहाँ पे 50% की आईटीसी ये मिल जाएगी, टोटल आईटीसी इसको 10,000 की मिल जाएगी। ठीक है। मीन्स अगर सेम पेन से रजिस्टर्ड ब्रांच के बीच में कोई भी सप्लाई हुई है तो इसी सिचुएशन में अपन को 50% का ऑप्शन एप्लीकेबल ही नहीं करना है, वहां पे तो पूरी की पूरी आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन अगर सेम ब्रांच के अलावा या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के अलावा कोई सप्लाई की गई है तो इसी सिचुएशन में हमें 50% ही आईटीसी मिल पाएगी। यस बताओ सर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। नहीं सर। अब उसके बाद देखो लास्ट में क्या बताया, आईटीसी इज अवेलेबल ओनली ऑन दोज गुड्स, उन गुड्स पे या एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस। आईटीसी उन्हीं गुड्स सर्विसेज पे मिलेगी जो बिजनेस में यूज की जा रही हो। एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एसईजेड फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। या तो अपन ने मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया या फिर एसईजेड को सप्लाई किया, तो इसको अपन जीरो रेट सप्लाई मानेंगे, और जीरो रेट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में कवर होती है, तो जीरो रेट सप्लाई की भी मेरे को आईटीसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया, आईटीसी जी अवेलेबल ऑन दोज गुड्स सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एसईजेड फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। तो यहाँ पे तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन आईटीसी इज अवेलेबल ऑन जीरो रेट सप्लाई, तो ये मैंने बताया कि जीरो रेट सप्लाई पे भी आईटीसी मिल जाएगी, एंड टैक्सेबल सप्लाई पे भी आईटीसी मिल जाएगी। बट जो मैंने एग्जाम्प्ट सप्लाई किया उस पे मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है, बट नॉट ऑन एग्जाम सप्लाई। मीन्स मैंने अगर एग्जाम सप्लाई किया तो उस पे मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी, और मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया तो उस पे मेरे को आईटीसी मिल जाएगी। ये अपना सेक्शन 17 था। इसमें देखो मोटा मोटी इतना याद रखो, मेन सेक्शन 17(1) में अपन को किसके बारे में बताया, सेक्शन 17(1) में अपन को इतना ही बताया कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन
जो भी इनपुट या गुड्स खरीद रहा है, कि सप्लाई कर रहा है, वो पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज यूज कर रहा है या फिर पार्टली अदर पर्पज के लिए यूज कर रहा है। तो जितना भी पोर्शन उसने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है, उसकी उसको आईटीसी मिल जाएगी। जैसे मैंने 1 लाख रुपए का इनपुट खरीदा, उसमें से मेरे को 50,000 तो मैंने बिजनेस पर्पज के काम में लिया और 50,000 मैंने अदर पर्पज काम में लिया, तो मेरे को 50,000 की आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, और 50,000 की मेरी लैप्स हो जाएगी। दूसरा सेक्शन 17(2) में अपने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ऐसी सप्लाई कर रहा है जिसमें वो टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है और एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहा है। टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड करना है अपन को जीरो रेट सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई कौन सी होती है? या तो एक्सपोर्ट या फिर एसईजेड को सप्लाई करना। इस प्रकार की कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, तो उसको जितनी भी उसने टैक्सेबल सप्लाई की है, उस पे जितना भी उसने टैक्स चुका है उसकी आईटीसी मिल जाएगी, और एग्जम्प्टेड सप्लाई की उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अपन ने सेक्शन 17(2) में पढ़ा। एग्जम्प्ट सप्लाई का मीनिंग फिर मैंने 17(3) में बताया। एग्जम्प्ट सप्लाई नॉर्मली कौन सी होती है? जो सेक्शन 11 में एग्जम्प्ट हो, या फिर जो नील रेट वाली हो, या फिर जिसको एग्जम्प्ट किया गया हो, वो हो गई। और तीसरी मैंने कौन सा बताया? तीसरी मैंने बताया नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये 3 सप्लाई अपनी एग्जम्प्ट सप्लाई होती है। इन पे अगर मैंने कोई भी टैक्स चुका है, तो उसकी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगी। उसके बाद अपना ऑप्शन आया था सेक्शन 17(4) वाला। सेक्शन 17(4) वाला किस पे अप्लीकेबल होता है? वो अप्लीकेबल होता है बैंकिंग कंपनी पे, या फिर बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, जिसमें अपन को इंक्लूड किसको करना है? एनबीएफसी को इंक्लूड करना है। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी, पहले तो नॉर्मली ये सोचो कि बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है। बैंकिंग कंपनी कौन सा बिजनेस करती है? बैंकिंग कंपनी अपन लोगों से एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है, और अपन ही लोगों को क्या लोन प्रोवाइड करवा देती है। तो बैंकिंग कंपनी अपन को देखो सर्विस भी दे रही है यहाँ पे। अगर बैंकिंग कंपनी के द्वारा कोई भी सर्विस या गुड्स दी जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बैंकिंग कंपनी के पास दो ऑप्शन रहते हैं आईटीसी के लिए। दो ऑप्शन कौन कौन से बताए मैंने? एक तो ऑप्शन मैंने बताया कि सेक्शन 17(2) का ऑप्शन वो अवेल कर सकती है। सेक्शन 17(2) में क्या था कि जितनी भी उसने टैक्सेबल सप्लाई की है उसकी आईटीसी वो ले ले। तो अगर 17(2) को फॉलो करना है, तो बैंकिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों का रिकॉर्ड अलग अलग रखना पड़ेगा, कि उसने कितनी तो टैक्सेबल सप्लाई की और कितनी एग्जाम सप्लाई की। एक तो सेक्शन 17(2) ऑप्शन चूज कर सकती है। दूसरा, अगर 17(2) को चूज ना करे तो उसके पास एक और ऑप्शन रहता है। वो कौन सा? जितने अभी उसने इनपुट पे टैक्स चुका है उसका 50% वो आईटीसी क्लेम कर ले। इट मीन्स यहाँ पे 50% अगर क्लेम करेगी तो उसको टैक्सेबल और एग्जम्प्ट का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। अलग अलग रिकॉर्ड मीन्स, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी है, उसको उसने जैसे अप्रैल मंथ में 5 लाख रुपए की सर्विस दी। 5 लाख रुपए में अगर वो 17(2) को फॉलो नहीं करना चाह रही है, तो इस पे उसने कितना टैक्स चुका है? जैसे 20,000 का टैक्स चुका है, तो 20,000 का टैक्स चुका है, तो वो कितनी आईटीसी ले सकती है? इसका 50% ले लेगी। 50% कितना हो जाएगा 20,000 का? 20,000 का 50% हो जाएगा 10,000 को, उसकी 10,000 को उसको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया इसमें कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी ने एक बार ऑप्शन चूज कर लिया, कौन सा ऑप्शन? या तो 50% वाला है या फिर सेक्शन 17(2) वाला। एक बार ऑप्शन चूज कर लिया तो वो रिमेनिंग ईयर में वही ऑप्शन रहेगा उसके पास, मीन्स वो चेंज नहीं कर सकती। या तो हो सकता है उसने 50% वाला ले लिया हो, या फिर सेक्शन 17(2) वाला ले लिया हो। जैसे मैंने अप्रैल 20 में मैंने ऑप्शन कौन सा ले लिया? 50% वाला ले लिया। तो जितना भी मेरा रिमेनिंग पीरियड बचा है, रिमेनिंग ईयर बचा है, उस पूरे ईयर में मेरे को 50% के अकॉर्डिंग ही आईटीसी मिलेगी। हाँ, नेक्स्ट ईयर में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं 17(2) में भी आ सकता हूँ और 50% में भी रह सकता हूँ। लेकिन जो मेरा रिमेनिंग ईयर बचा उसमें मेरे को वही ऑप्शन रखना पड़ेगा। उसके बाद एक एक्सेप्शन और बताया मैंने इसका, कि जो 50% का ऑप्शन है वो एक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में? अगर कोई भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हुई है तो। डिस्टिंक्ट पर्सन का मीन्स क्या हो गया? जैसे कोई ए कंपनी है, ए कंपनी ये कहाँ की है? दिल्ली की है, और एक इसी की ब्रांच है बी कंपनी।
ये है राजस्थान की। इन दोनों कंपनी सेम पेन से रजिस्टर्ड है, मीन्स ये क्या हो गई, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई। अब ए कंपनी ने क्या किया कि बी कंपनी को कोई सर्विस दी, बी कंपनी को कोई सर्विस दी तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग इसको टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर टैक्स इसने दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का टैक्स चुकाया, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ अपन को क्या बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अपन को 5,000 रुपए पे 50% का रूल अप्लीकेबल नहीं करना है। ठीक है, 50% का अप्लीकेबल नहीं करना है, इट मीन जितना भी ए ब्रांच ने इसको टैक्स चुकाया गवर्नमेंट को, उस 5,000 रुपए की पूरी आईटीसी इसको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा है कि अगर कोई भी टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई की गई है तो हमें केवल टैक्सेबल सप्लाई की आईटीसी मिलेगी, एग्जाम सप्लाई की आईटीसी नहीं मिलेगी। टैक्सेबल में अपन को किसको इंक्लूड करना है, जीरो रेट सप्लाई को इंक्लूड करना है। जीरो रेट सप्लाई कौन सी होती है, या तो एक्सपोर्ट से किया अपन ने वो, या दूसरा एसईजेड को कोई भी सप्लाई किया तो उसको अपन जीरो रेट में कवर करेंगे।